हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप लोगों का स्वागत है फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस नए वीडियो में। पार्ट 3 में आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, न्यूट्रिशन के मोड्स पढ़ लिए हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पढ़ लिया है और डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं उन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जिन जिन चीज़ों को हम अभी स्किप कर रहे हैं, चूँकि वहाँ सिर्फ पार्ट्स की बात हो रही थी तो वहाँ हमने सिर्फ उसी का डिस्कशन किया था। आज हम लोग जो ग्लैंड्स उसमें हेल्प करते हैं, हर कदम पे जो ग्लैंड्स आके हेल्प करता है डाइजेशन में, उनके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप थोड़े लो साउंड कर रहे थे। बेटा वो रिकॉर्डिंग जो हो रही थी वो 4:30 बजे सुबह में मैं रिकॉर्ड कर रहा था। तो यस, इट वॉज द 16th स्टैंडिंग लेक्चर ऑफ माइन जो पिछले दिन का है, तो थोड़ा सा वो था, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो कंटेंट मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो शुरू करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि खाने को सबसे पहले जो है सैलिवरी ग्लैंड से मुलाकात करनी पड़ती है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है ये करता क्या है, सब कुछ सीक्वेंस वाइज, वही पैटर्न जो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी पर मिलता है, सब कुछ सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज नोट किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, तो सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा को सेक्रेट करता है। जिस सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज, जिसको कि हम टाइलिन भी बोलते हैं, ये एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो स्टार्च हम खाते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। चलिए, अब सैलिवरी ग्लैंड के बाद हम आते हैं कहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। एसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं होता। जब नीचे पहुँचते हैं तो आपको स्टमक में क्या मिलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो सबसे पहली बात, ये होते कहाँ पर है, इससे भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का लोकेशन बताइए। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। स्टमक के वॉल्स में ये पाए जाते हैं। ये करते क्या हैं, दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस, और वो कौन कौन से हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। नाम याद कर लो, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये 3 डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करता है। इसमें सबका फंक्शन क्या है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है जी। मैंने बोला ना, एक एक लाइन बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। खुद भी पढ़िए और जो कोई भी स्टूडेंट आपको दिखे अपने आसपास, सबको वीडियो बांट दीजिए कि भाई लो पढ़ लो, भाई तारीफ ही करेगा, आपका गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, HCl किल्स बैक्टीरिया। HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। जो देख रहे खाना खाते हैं हम, तो पानी पूरी वाले भैया जब कोई कहता है कि उसमें पॉलीथीन लगा लिया, पॉलीथीन लगाइए, आपके हाथ में जादू है ना, तो हम लोग वो खा लेते हैं, कुछ भी नहीं होता। कभी कभार जल्दबाजी में खेल के आते हैं, देखते हैं कि हाथ थोड़ा गंदा रहता है, अब मम्मी इतना प्यारा खाना बना के रखती है कि बेटा खा लो, अरे मम्मी मैं हाथ बांध, तो ऐसी ज़बरदस्ती खा लेते हैं। तो गंदे हाथ से कभी कभी खा लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये किसका कमाल है, ये कमाल किसका है, HCl का है। तो HCl किल्स बैक्टीरिया, एंड पहला फंक्शन ये है कि एक तो वो बैक्टीरिया को मार देता है, दूसरा ये कि ये जो पेप्सिन एंजाइम जो आया था, वो पेप्सिन एंजाइम कहता है कि जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा तब तक हम अपना काम कर भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही HCl जो है, एक तरफ तो बैक्टीरिया को भी मार दिया, दूसरा क्या करता है, ये पेप्सिन एंजाइम को काम कराने के लिए एक माहौल देता है, एसिडिक माहौल देता है, ठीक है जी। तो 2 फंक्शन हो गया HCl का, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो स्टार्च है, वो स्टार्च स्टमक में इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर HCl होता है, और HCl के प्रेजेंस में कभी भी स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो ये म्यूकस, देखो 3 बना ना, HCl बन गया, पेप्सिन बन गया, और फिर क्या है, म्यूकस। म्यूकस का काम है कि ये जो HCl बना है, ये HCl काफ़ी खतरनाक होता है। ये HCl, हाँ जी, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो आप केमिस्ट्री लैब में देखते हैं, जो कि स्किन को जला सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पेट में कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो स्टमक होता है उसका लाइनिंग म्यूकस से बना होता है। तो म्यूकस हमको उस खतरनाक HCl से बचा के रखता है। तो ये पूरा हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब खाना यहाँ से आगे निकलता है तो उसको लिवर मिलता है। लिवर जो है सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसका काम क्या है, तो इट सेक्रीट बाइल जूस। लिवर जो है वो बाइल जूस सेक्रीट करता है, बाइल जूस बनाता है।
जो बाइल जूस फैट के लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो फैट के जो मॉलिक्यूल्स, हम फैट खाते हैं ना, फैट का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। कौन? बाइल जूस, है ना। चलिए, अब जो है ये जो बना तो लिया, लेकिन थोड़ा ना हमेशा बनाता रहेगा। फैक्ट्री में सामान बनता है लेकिन आपके कॉलोनी में भी दुकान में रहता है ना, तो उसी तरीके से लिवर ने जो बाइल जूस बनाया उसको गॉल ब्लैडर जो है, अभी जो आपने डायग्राम नोट किया होगा उसमें ग्रीन कलर से जो बना हुआ था, तो क्या बोलते हैं उसको? गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर उसी बाइल जूस को फ्यूचर यूज़ के लिए जमा करके रख लेता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे अगले हिस्से पे। अब जब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में भी बहुत सारा ग्लैंड होता है। वो जो ग्लैंड्स हैं वो 3 तरीके के, ये 3 नाम आपको रट लेने हैं अच्छे से, है ना। तो दैट सेक्रेट इंटेस्टिनल जूसेस, वो इंटेस्टिनल जूसेस बनाते हैं जिसके अंदर ये 3 तरीके का एंजाइम होता है। कौन कौन सा? एमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक और लिपोलाइटिक। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन कोई आपको बोले तुरंत ये 3 तरीके के एंजाइम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन कौन से? एमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक और लिपोलाइटिक। बायो में नाम का खेल है, बस नाम पता रहेगा तो बायो के मास्टर हो फिर तो। ठीक है, प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक और एमाइलोलाइटिक कहाँ बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ये बनता है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज जो है वो क्या बनाता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रिया का है तो पैनक्रियाटिक जूस कर दिया, तो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है पैनक्रियाज, जिसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ये 3 नाम फिर से आ गए, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये तीनों नाम ध्यान रखेंगे। तो पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है खाने को सपोर्ट करने के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसमें कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसके बाद इट इज़ कनेक्टेड टू ए स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट वर्ड जहाँ दिखे बायोलॉजी में समझो कि पाइप मतलब हो गया, डक्ट मतलब पाइप। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होगा तभी तो अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा वहाँ पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा किससे होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट से वहाँ पर ये जुड़ा होता है। तो बोलेगा नेम द डक्ट बाय विच पैनक्रियाज इट कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। जूस का नाम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस। उसमें कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से 3 एंजाइम होते हैं? एमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक और लिपोलाइटिक। ध्यान रखना है। और पीछे चलो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन से 3 होते हैं? HCl, पेप्सिन और कौन था वो बताओ? HCl, पेप्सिन और कौन था? कहाँ गया? खो गया भाई, म्यूकस। म्यूकस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सब एंजाइम के बारे में। अब जो है डाइजेशन होता कैसे है, जो हम खाना खाते हैं ये किस तरीके से सेगमेंट बाय सेगमेंट बनता है उसको सीखते हैं। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसमें एक्चुअली होता क्या है। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब हमारे खाने में होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है खाना जो हम खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या होता है कि हाथ से लेके खाने को ऐसे इनटेक करना, हाथ से लेके मुंह में ऐसे खाने को रखना, दैट इज इंजेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड फ्रॉम माउथ इज नोन एज इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है? डाइजेशन। देखिए डाइजेशन क्या होगा? डाइजेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ पूरा चुके हैं, अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? मैकेनिज्म। ठीक है, हर कुछ सेगमेंट वाइज डाइजेशन। सेलेवरी एमाइलेज जो है, जो सबसे पहले आया था फूड के कांटेक्ट में, वो स्टार्च जो हम खाते हैं ना, स्टार्च, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो स्टार्च हम खाते हैं उस स्टार्च क्या करता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। यही शुगर अगर ज़्यादा देर फंस के रह गया दांतों में, उस पर लगातार सलाइवा काम करता रहा तो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यही कारण है कि टूथ डीके हो जाता है। जब खाना फंस गया दांत में तो वो रात भर फंसा रह गया, उस पर लगातार स्टार्च से शुगर तो बन ही चुका था, अब शुगर पे लगातार सलाइवा काम करता गया तो उसको क्या एसिड बना दिया। तो माउथ के अंदर एसिडिक मीडियम बन जाता है। इसलिए सुबह कहते हैं कि भाई बेस वाला ब्रश में, टूथब्रश में क्या बोल रहा हूँ मैं, टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें बेसिक मीडियम होता है, बेस होता है वो, जिससे कि वो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, चलिए, तो इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। दूसरा पेप्सिन और रेनिन। ये जो पेप्सिन यहाँ पर था कौन बनाया था बताइए? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो ये पेप्सिन बनाया था। तो पेप्सिन और रेनिन, ये और एक और एंजाइम है। पेप्सिन और रेनिन कन्वर्ट क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कौन? पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाइल जूस जो था, जो लिवर बना रहा था, बाइल जूस क्या करता है? फैट को एमल्सिफाई करता है, एमल्सन बनाया था उसको, है ना।
और लाइपेज जो था यहाँ पर, लाइपेज कहाँ गया, याद कीजिए ये लाइपेज है, पैनक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज प्रेजेंट था वो लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये पूरा देखो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, एमाइनो एसिड ग्लूकोज और फैटी एसिड बनता है किसके हेल्प से, पैनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूसेस जो बने थे उनके हेल्प से एमाइनो एसिड, कहाँ से, प्रोटीन, ये लाइन लिख लो, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमाइनो एसिड्स, स्टार्च जो है ग्लूकोज बन गया और फैट बन गया फैटी एसिड, ये कन्वर्जन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका डाइजेशन प्रोसेस हो गया। कौन कौन मदद किया, पहले सलाइवरी एमाइलेज क्या किया, स्टार्च को शुगर कर दिया, दूसरा पेप्सिन और रेनिन क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन में कर दिया, और बाइल जूस क्या किया, फैट को एमल्सिफाई कर दिया, लाइपेज क्या किया, उस एमल्सिफाइड फैट को और तोड़ दिया, और प्रोटीन से क्या बन गया, एमाइनो एसिड, स्टार्च से बन गया ग्लूकोज, और फैट से क्या बन गया, फैटी एसिड्स, ठीक है। किसके हेल्प से, तो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूसेस के हेल्प से। इसके बाद जो प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड जो है, जो खाना जो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है, वो डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल से निकल के ब्लड में आ गया, क्योंकि ब्लड ही तो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वही तो सब जगह ले जाएगा फूड को, ठीक है, ब्लड लग गया। इट इज़ डन इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन बाय विलाई। विली आप जानते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पढ़ाया था मैंने आपको। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, विली हेल्प करता है, ठीक है। अब जब एब्जॉर्प्शन हो गया तो आगे बात करते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब हो गया, अब क्या होता है एसिमिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। जितने भी बॉडी में सेल्स हैं उन सभी सेल्स में जो डाइजेस्टेड फूड बन चुका है, उस डाइजेस्टेड फूड को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है अब, ठीक है। और जो विलाई जो होते हैं, जो कहाँ पर होते हैं बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ना, वॉल्स पे, इसमें रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स जो है वहाँ तैनात रहता है। जैसे नहीं कि समुद्र के किनारे में जैसे जहाज लगता है तो वहाँ बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार रहते हैं कि तुरंत सामान अनलोड होगा और तुरंत जो है पूरे शहर में उसको फैला देंगे, ऐसा ही यहाँ होता है। तो विलेज जो है वो रिचली सप्लाइड होता है किससे, ब्लड वेसल्स से, है ना। देखो इसको जब मैंने पढ़ा था इसको विलाई बोलते हैं, अब यहाँ लोग विली बोलते हैं, तो अब जो बोलना है बोलो, स्पेलिंग यही होता है, स्पेलिंग ध्यान रखना, उसमें गलती मत कर देना, ठीक है। तो विले आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, इसीलिए जो है इट टेक्स अप द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल। कौन, ब्लड वेसल, ध्यान रखिएगा, ऐसा विलाई नहीं ले जाता है, ब्लड वेसल ले जाता है। तो चूंकि विली में ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा उसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, रिचली सप्लाइड होता है, इसीलिए तुरंत जो है जो आपका फूड डाइजेस्टेड फूड है वो पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, एवरी सेल में पहुंच जाता है। और हर सेल में पहुंचने के बाद आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे रेस्पायरेशन प्रोसेस, जहां से कि एनर्जी ऑब्टेन होती है। इसके बाद हमें पढ़ना है अपने अगले स्टेप के बारे में, और अगला प्रोसेस है इसमें एजेशन, और ये लास्ट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है समझते हैं इसको, द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसको कोलन बोलते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना, लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पॉइंट से बाहर निकलना एनस के थ्रू। एनस जो है वो लास्ट पॉइंट होता है एलिमेंट्री कैनल का, तो एनस से बाहर निकलना क्या कहलाता है, इजेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन वर्ड में थोड़ा सा आपको डाउट होगा, तो एक्सक्रीशन जो होता है वो स्पेशली फॉर लिक्विड वेस्ट होता है और ये सॉलिड वेस्ट के लिए होता है, तो इजेशन, ठीक है जी। चलिए अब इसमें अगला पॉइंट है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो, देखिए अगर पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना अगर लगातार आगे बढ़ता रहेगा तो कोई तो चाहिए ना जो उसको आगे चलाए। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऐसे ऐसे जो है वो मूव करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके से क्या होता है वो धीरे धीरे खाना आगे बढ़ता रहता है। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट पुशेस द फूड ग्रेजुअली फ्रॉम ए स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से खाने को कहाँ भेजा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो है रीएब्जॉर्प्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। रीएब्जॉर्प्शन किसका, आयंस का और वाटर का। ऐसे बहुत सारे वाइटल आयंस होते हैं हमारे बॉडी में जो कि वेस्ट बन के बाहर निकल जाते है ना, लेकिन उनका हमारे बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो उसको क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कि जब पहुंचता है वो, तो इन आयंस का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है
और तब जाके प्योर सॉलिड वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि भाई किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो फिर सॉलिड वेस्ट बाहर रिलीज़ नहीं करता, वो लिक्विड वेस्ट बाहर रिलीज़ करता है एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाया, तो वो डायरेक्ट वाटर के फॉर्म में ही बॉडी से बाहर निकल गया एनस के थ्रू। तो जब वाटर के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल गया तो क्या होता है, वाटर की कमी हो गई बॉडी के अंदर, तो बॉडी में वीकनेस आ जाती है। इसी कारण से क्योंकि ये आयंस और वाटर जो हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इनका रीएब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके परफेक्ट सॉलिड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आपने न्यूट्रिशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया लाइफ प्रोसेस का। और इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस का, वो वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक आपने इस वीडियो के सारे नोट्स बना लिए होंगे, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है 9993302140। और थोड़ी सी अपनी कोचिंग का प्रमोशन भी कर लेता हूँ। और इसी तरीके के फुल वीडियोस और फुल वीडियो लेक्चर्स ऑफ कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट पर हम लोग चला रहे हैं। तो जो भी कोई बच्चे चाहते हैं एक सस्टेनेबल अमाउंट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें NTSC CBSE के कोर्सेज़ और कई ओलंपियाड्स की तैयारी भी हम करवाते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।